हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 विकास, नंबर 2 निशस्त्रीकरण, नंबर 3 तनाव शैथिल्य, नंबर 4 लोकतंत्रीकरण और नंबर 5 उपनिवेशीकरण। इसे अंग्रेजी में नाम के नाम से जाना जाता है। इसे निर्गुट आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। यह तृतीय विश्व के देशों का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की आवश्यकता उस समय महसूस किया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व में कमी आई और विश्व अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के रूप में दो भागों में बंट गया और विश्व द्विध्रुवीय हो गया। फलस्वरूप दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और भय का वातावरण पैदा हो गया। जिस समय विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय अफ्रो एशियाई देश साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देशों के चंगुल से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो रहे थे और अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी शक्तियाँ इन नवोदित राष्ट्रों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। अतः भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें इन महाशक्तियों से सावधान रहने से अलग से एकजुट होना चाहिए ताकि विश्व में अपनी स्वतंत्र पहचान कायम कर सकें। यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का कारण बना। यह तृतीय विश्व के देशों, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों का संगठन है। इन्हें निर्गुट आंदोलन भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के विरोध में बने हुए गुट नहीं हैं। हमारा उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना और अपना विकास है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में संगठित होने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, नंबर 2 शीत युद्ध, नंबर 3 स्वतंत्र विदेश नीतियों के संचालन की अभिलाषा, नंबर 4 महाशक्तियों से अलग रहने की इच्छा, नंबर 5 आर्थिक विकास की तमन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में स्थापित होने के लिए अप्रैल 1955 में वाडुंग में एक सम्मेलन हुआ, जहां पर इसकी स्थापना का निर्णय किया गया और 1961 में बेलग्रेड में 25 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन हुआ तथा इसका चार्टर बना और इसके सिद्धांत तय किए गए और यह भी कहा गया कि प्रत्येक 3 वर्ष पर प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों का सम्मेलन होगा, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन के स्तर पर विदेश मंत्री का सम्मेलन होगा। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे बड़ा संगठन है और इसमें 120 सदस्य राष्ट्र हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ही सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चार्टर में निम्नलिखित सिद्धांत तय किए गए। नंबर 1 सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीतियों का
अनुसरण करने की इच्छा रखते हों। नंबर 2, सदस्य राष्ट्रों का महाशक्तियों के साथ कोई समझौता या संबंध न हो। नंबर 3, सदस्य राष्ट्र किसी सैनिक गुट के सदस्य न हो। नंबर 4, सदस्य राष्ट्र अपने यहाँ किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा स्थापित करने की इजाज़त न दिए हों। नंबर 5, सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरोधी हों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। इसका शीर्षक था वैश्विक अभिशासन के जरिए अस्थायी शांति। इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि अल्प विकसित देशों में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और विकासशील देशों के हक के लिए विकसित देशों से वार्ता करनी होगी तथा आतंकवाद से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। नंबर 1, शीत युद्ध में नरमी लाना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना। नंबर 3, अमेरिका व सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मान्यता देना। नंबर 4, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद नव साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद का विरोध। नंबर 5, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए यूएनओ में स्वीकारोक्ति। नंबर 6, निर्गुट आंदोलन द्वारा विकासशील देशों को एकजुट करना व अपने हक की लड़ाई तेज करना। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। भारत के विशेष प्रयासों से पंडित नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। भारत के विदेश सचिव किरण मेनन ने सर्वप्रथम 1953 से 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। हम किसी विरोध के गुट में नहीं हैं और विश्व में हमारी भूमिका निरपेक्ष नहीं होगी। जो गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे और जो सही करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। हमारा उद्देश्य विश्व शांति को कायम करना है। गुटनिरपेक्षता हमारी विदेश नीति का आधार है। इसलिए जैसे जैसे हमारी विदेश नीतियाँ बदलेंगी, हम गुटनिरपेक्षता की नीति में भी परिवर्तन करते जाएंगे। 1962 ईस्वी में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने आर्थिक व सैनिक दोनों सहायता भारत को दिया, जबकि 1965 व 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा। 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच जब 20 वर्ष की संधि हुई तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पर कई सवाल उठे, लेकिन भारत ने कहा कि यह हमारी बदलती विदेश नीतियों का परिणाम है। हम गुटनिरपेक्षता की नीति से भटके नहीं हैं। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया और उसने अपने घोषणा पत्र में असली गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने की बात आई। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यवस्था का जन्म परिस्थितिजन्य होता है और परिस्थितियों के बदलाव के साथ व्यवस्था में भी बदलाव होता है। इसलिए भारत ने भी समयानुसार इसमें बदलाव किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन
को और मजबूत तथा प्रासंगिक बनाने के लिए G77 और G19 विद्यमान हैं, जो नाम की मॉनिटरिंग करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। कुछ लोग यह कहकर इसकी आलोचना करते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अब इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, क्योंकि गुट ही नहीं रहे तो निरपेक्षता कैसी। लेकिन आलोचकों को यह समझना चाहिए कि यह किसी के विरोध में बना हुआ संगठन नहीं है, बल्कि अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है, लेकिन उसे अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। बल्कि विश्व में जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, उसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ी है। अभी इसे निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है। नंबर 1, किसी की मांग पर 1 जनवरी 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्काट सम्मेलन में नई आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, लेकिन उसे अभी तक व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका। नंबर 2, नव साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद आज भी तृतीय विश्व के देशों को आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से अपने प्रभुत्व के लिए हुए हैं, और विकासशील देश स्वतंत्र विदेश नीतियों का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। इसके प्रभुत्व को समाप्त करना इसका लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण या सुरक्षा परिषद का विस्तार आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नंबर 4, आज उदारीकरण का लाभ विकासशील देशों को कैसे मिले, इसके लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है, और आतंकवाद पर विश्वव्यापी रूप से लिया है। आज आतंकवाद पर विश्व में एक नीति का अभाव है। नाम के देश इससे अधिक पीड़ित हैं, अतः नाम को इस सर्वाभिमत बनाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त बातों से स्वतः स्पष्ट है कि नाम के समक्ष अभी कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, और इसे निपटने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। यदि नाम के देशों में एकजुटता हो जाए तो यह कार्य नामुमकिन नहीं है। विश्व व्यापार संगठन 1929 से लेकर 1933 तक विश्व आर्थिक मंदी का दौर रहा, क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि हुई और बाजार वस्तुओं से पट गया। अतः मांग की कमी के कारण वस्तुओं के दाम काफ़ी गिर गए, जिससे विश्व आर्थिक मंदी का दौर पैदा हो गया और बाजार तहस-नहस हो गया। और उस समय यदि कोई देश अपनी उत्पादित वस्तु को लेकर अन्य देश में जाता है तो उसे सीमा शुल्क जैसे प्रतिबंधों से जूझना पड़ता था। अतः सीमा शुल्क की समझौता के लिए 30 अक्टूबर 1947 को स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में एक बैठक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गैट अस्तित्व में आया, जिसे सामान्य व्यापार एवं सीमा शुल्क समझौता के नाम से जाना जाता है। 12 दिसंबर 1994 को एक बैठक हुई जिसमें गैट को समाप्त करके WTO की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ। वर्तमान में उदारीकरण की प्रक्रिया का संचालन इसी के अंतर्गत होता है, और जिन देशों को उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल होना होता है
उन्हें WTO का सदस्य बनना पड़ता है और उसकी शर्तें स्वीकार करना पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। नंबर 2, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रचार प्रसार करना। नंबर 3, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। नंबर 4, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। नंबर 5, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना। नंबर 6, अपना बाजार विश्व के लिए खोलना। WTO के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, विश्व व्यापार समझौता का कार्यान्वयन, संचालन एवं सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 2, व्यापार शुल्क के मसले पर भावी विचार विमर्श करना। नंबर 3, व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करना। नंबर 4, व्यापार की सही ढंग से संचालन करने के लिए विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध कराना। WTO प्रत्येक वर्ष मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है जिसमें सभी देशों के वाणिज्य मंत्री हिस्सा लेते हैं और विश्व व्यापार को उपयोगी, प्रासंगिक और मानवीय बनाने के लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं। WTO का 10वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15 से 19 दिसंबर 2015 के दौरान नैरोबी, जो कि केन्या में है, में आयोजित किया गया था। यह पहले इसमें कुल 162 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कुल 164 सदस्य हैं। 14 जुलाई 2016 को लाइबेरिया WTO का 163वां सदस्य और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना। इस सम्मेलन में WTO द्वारा व्यापार सुगमता हेतु नए वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ भी किया गया। इस सम्मेलन में निर्यात प्रतियोगिता पर लिया गया मंत्रिस्तरीय निर्णय, जिसमें कृषि उत्पादों पर सब्सिडी हटाए जाने की वचनबद्धता भी शामिल है। नैरोबी सम्मेलन का दूसरा सबसे बड़ा परिणाम माना जा सकता है। इसके तहत विकसित देश घोड़े से कृषि उत्पादों के अतिरिक्त शेष सभी कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी तत्काल हटाए जाने पर सहमत हुई, जबकि विकासशील देश 2018 तक ऐसा करेंगे। हालांकि विकासशील देशों को 2023 तक कृषि उत्पादों की विपणन एवं परिवहन लागत को कर सकने की अनुमति देगी, जबकि निर्भरतम और खाद्य मात्रात्मक अस्तित्व में मिलेगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह पाठ समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।